हेलो दोस्तों, कहानी के सेकंड पार्ट में स्वागत है। कहानी के लेखक हैं मोनिका त्यागी हैं। कहानी के बाकी राइट्स लेखिका के पास ही हैं। शिवन्या अपनी दादी के बाहों में बेहोश थी, जहां तेजवीर जी डॉक्टर को फ़ोन कर रहे होते हैं। वहीं बलवीर जी को कामिनी जी शिवन्या को उठाने से रोकती हैं। तभी रघुवीर रायचंद एक बार फिर कड़कती आवाज़ में बोलते हैं, आदित्य, उठाइए बहू को और उन्हें बिस्तर पर लिटाइए और बाकी लोग भीड़ मत लगाइए। सब लोग चलकर जलपान कीजिए। इतना सुनकर कुछ करीबी रिश्तेदार जो थे वे सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। अब रूम में दूल्हे पक्ष की तरफ से रघुवीर जी के दोनों बेटे, बहू, दामाद और उनके बच्चे ही थे। लेकिन आदित्य भी सुनने में ताकते हुए किसी और ही दुनिया में संग बैठे हुआ था। आदित्य, सुना नहीं आपने? बहू को उठाइए। रघुवीर जी कड़कती आवाज़ एक बार फिर से गूंजती है। अब की बार आदित्य अपना चेहरा उठाकर रघुवीर जी की तरफ देखता है, फिर आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा होता है और अब उसकी नज़रें बेहोश हुई शिवन्या की तरफ जाती हैं और अगले ही पल वह तेज कदमों से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य, किधर जा रहे हो? हमने कहा बहू को उठाओ। रघुवीर रायचंद इस बार गुस्से से बोलते। आदित्य के कदमों की रफ्तार रघुवीर जी की आवाज़ सुनकर एक बार को धीमी होती है, मगर वह रुकती नहीं और तेज कदमों से रूम से बाहर चला जाता। संजना जी, आप आदित्य की हालत समझने की कोशिश कीजिए। आपने पहले प्यार में धोखा खाया है। जैसे तैसे करके मेरी सहेली की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हुआ हो तो यहाँ पर भी उसकी दुल्हन बदल गई। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त आदित्य के दिल पर क्या गुजर रही है। उसने थोड़ा समय दीजिए। रिश्ते से विश्वास उठ गया है उसका। आप सबने तो एक ही रिश्ते में धोखा खाया था, फिर भी कितना समय लगा था भरोसा करने में। उसे तो बार बार धोखा मिला है किसी भी तरह से कि ज़बरदस्ती कहीं आदित्य को हम लोगों से दूर ना ले जाएं। कामिनी जी मन में यह बात, यह मारा तीर निशाने पे बाबूजी को भी कर दिया लाजवाब। मेरे अंदर कमियां तो यह लोग सूक्ष्मदर्शी से खोज कर निकालते हैं। वो यह चप्पन छुरी कितने मिठास से खंजर दिल में उतारती हैं। संजना भाभी का जिक्र आते ही पूरा परिवार का दिमाग जंग खा जाता है और मेरा नाम आते ही सबके दिमाग ऐसे दौड़ते हैं जैसे इन सबके दिमाग की ड्रेसिंग करवा दी हो। अब तब तेजवीर जी आगे बढ़कर शिवन्या को अपनी गोद में उठाते हैं और सावित्री जी से बोलते हैं, माँ जी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर बस आते ही होंगे। कुछ नहीं होगा शिवन्या बिटिया को। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर शिवन्या की ड्रेसिंग करते हैं और इंजेक्शन आएगा। सर की चोट थोड़ी सी गहरी है, जो जख्म भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद रघुवीर जी अपने बेटे बलवीर को और दोनों बहुओं से मुखातिब होते हुए बोलते हैं, आप लोग घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारियां कीजिए, साथ ही बाकी बच्चों को भी ले जाइए। यह पर बहू को विदा कराकर ले जाने के लिए हम तेजवीर और आदित्य रुकेंगे। तभी अंजलि, आदित्य की बुआ की बेटी, जो कि लगभग शिवन्या की ही उम्र की थी, दौड़ते हुए आती हैं और घबराकर बोलती हैं, नानू, आदि भैया तो अपनी कार लेकर गुस्से में पता नहीं कहाँ चले गए। हमने आवाज़ भी दी मगर उन्होंने सुना ही नहीं, बहुत तेज़ी से कार लेकर निकल गए। संजना जी घबराते हुए, हे भगवान, मेरे आदि
की रक्षा करना। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ मेरी खुशी के लिए तैयार हुआ था। मुझे लगा था शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर आ जाएगा। मुझे क्या पता था एक नया जख्म मिल जाएगा। मेरे बेटे को बोलते हुए संजना जी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती हैं। तेजवीर जी, संजना संभालिए अपने आप को। आपने तो आदि के अच्छे के लिए ही किया था ना, किसी को भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। संजना जी बुरी तरह से रोते हुए, कैसे संभालूं खुद को तेज जी, बताइए ना कैसे संभालूं। मेरा बेटा इतने दर्द में है और उसके इस दर्द की वजह मैं हूँ सब मेरा किया धरा है। मुझे क्या पता था जिस रिश्ते में बंधन में बांधकर मैं यह सोच रही थी कि उसके जख्मों पर मरहम लगा रही हूँ, वह मरहम नहीं जहर था। अनजाने ही सही पर नासुर बना दिया है मैंने अपने बेटे के जख्मों को। तेज जी, कुछ भी करके मेरे आदि को लाइए। वो गुस्से में ड्राइव कर रहा है, आपको पता है। एक बार पहले भी वो गुस्से में अपना एक्सीडेंट करा चुका है। तेजवीर जी संभाल दिए खुद को। संजना, कुछ नहीं होगा आदि को, थोड़ा वक्त लगेगा पर वो संभाल लेंगे खुद को ये उन्होंने आप ही से सीखा है। आप तो स्ट्रेंथ हो उनकी। संजना जी, मुझे यह सब नहीं पता, मुझे मेरा आदि सलामत चाहिए। ढूंढ के लाइए मेरे आदि को। जब तक मैं आदि को सही सलामत नहीं देख लूँगी ना मुझे चैन आएगा। रघुवीर जी, संजना बहू, हम अभी कमिश्नर से बात करते हैं और बाकी बच्चों को आदि को ढूंढने भेजते हैं। आप घर जाइए और बहू के स्वागत की तैयारियां कीजिए। अंजलि संजना जी से, मामी भाई किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप अपने फ़ोन से मिलाइए ना, आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। संजना जी तुरंत अपने आंसू पोंछकर सुबकते हुए, हाँ मैं कॉल करती हूँ अपने बेटे को। इधर आदित्य का एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा है और दूसरे हाथ में विस्की की बोतल लिए हुए हैं और तेज़ी से ड्राइव करते हुए लगातार शराब पी रहा है। एक बोतल खाली हो जाती है तो आदित्य उस बोतल को खिड़की से बाहर फेंक देता है और दूसरी बोतल उठाकर अपने मुंह से खोलता है और उसके पीने शुरू कर देता है। फ़ोन लगातार बज रहा है लेकिन आदि देख कर भी लगातार अनदेखा कर रहा है। आंखों में लाली इस हद तक भी थी मानो खून उतरा हो। इसकी वजह गुस्सा था या नशा या शायद दोनों। तभी संजना जी का कॉल आता है। आदित्य पहली बार में कॉल नहीं उठाता। आदित्य कार को कोसी तेजी से दौड़ाते हुए शराब पीता जाता है और बार बार फ़ोन की स्क्रीन को देखता है और बोतल ख़त्म करके जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है फ़ोन कट जाता है। दूसरी तरफ संजना जी रोते हुए, बहुत टूटा हुआ है मेरा बेटा, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है बोलकर एक बार फिर से फ़ोन मिलाती है। इस बार आदित्य फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो फ़ोन हाथ से फिसल जाता है और आदित्य थोड़ा सा झुककर फ़ोन उठाने की कोशिश करता है मगर तभी सामने तेज़ी से रफ्तार आती ट्रक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती हैं और फिर कुछ ही अप्रिय आवाज़ें आती हैं, मसलन गाड़ी के पहिए का घिसना, जोरदार टक्कर और किसी वाहन का सड़क से नीचे खाई पर जाना और गिरकर धमाके के साथ आग लग जाना और फिर सड़क पर गहन सन्नाटा। आदि का फ़ोन को अब तक बज रहा है, अब स्विच ऑफ आ रहा था। संजना जी तेजवीर जी से, मेरा मन घबरा रहा है। आदि का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तेजवीर घबराइए मत, वो हो सकता है वो कुछ देर अकेला रहना चाहता होंगे इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है क्योंकि बार बार आप कॉल करेंगी और वह ज़्यादा देर आपके कॉल को अनदेखा नहीं कर सकते। हालांकि तेजवीर जी संजना जी को सांत्वना दे रहे थे लेकिन खुद अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए थे।
आदित्य के सभी कजिन उसे ढूंढ रहे थे। इधर सुबह 4 बजे शिवन्या को होश आ जाता है। रघुवीर जी तुरंत शिवन्या की विदाई कराने के लिए बोलते हैं। 1 घंटे बाद शिवन्या की विदाई बेहद गमगीन और तनावपूर्ण माहौल में हो रही थी। वो ऐसी दुल्हन थी जिसका दूल्हा उसे शादी के मंडप में ही छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। वो सही सलामत भी है, इस बारे में किसी को मालूम नहीं था। विदा करने वाली माँ उसे लानते भेज रही थी और जो विदा करा के लिए जा रहे थे उसकी नज़रों में तिरस्कार ही था। किसी के भी मन में दुल्हन को विदा कराकर ले जाने की उमंग नहीं थी, क्योंकि सभी की नज़रों में वो दुल्हन कम और गुनहगार ज़्यादा थी। सावित्री जी शिवन्या के गले लगते हुए, बेटा, शादी चाहे जिन हालात में हुई हो, पूरा यकीन है आप अपने व्यवहार से सबको जीत लेंगी। माना आपकी विदाई उस तरह नहीं हो रही है जैसे हर लड़की भी होती हैं। आदि अभी नाराज़ हैं, लेकिन बहुत जल्द उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो आपको ज़रूर समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से, उसकी नाराज़गी को आपको समझना होगा। और हम जानते हैं आपसे कोई भी ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। अभी सब लोग जिस तरह से आपको देख रहे हैं उसका नज़रिया जल्दी ही बदल जाएगा। जब आपको जानेंगे समझेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वो आपको समझ रहे हैं, बहुत गलत समझ रहे हैं। बोलकर शिवन्या का माथा चूम लेती है। हमें आपको दिए हमारे संस्कारों पर नाज है। एम शिवन्या की बड़ी बहन शिवानी, जो अब तक खामोश थी, अभी भी तो खामोश ही हैं, मगर सबकी नज़रों में आगे बढ़कर शिवन्या के गले लगती हैं और धीरे से उसके कान में बोलती हैं, वैसे तो आदि मुझे अपने मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन अपने ये मासूम होने की एक्टिंग और अपनी खूबसूरती का जाल उस पर डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आदि सिर्फ मेरा है, दूर रहना उससे। बोलकर अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए नुकीले चीज़ को शिवन्या की पीठ में जोर से गड़ा देती हैं। शिवन्या के होठों पर दर्द भरी सिसकियां आकर ठहर जाती हैं, क्योंकि अपने निचले होठों को वो अपने दांतों दबाकर उसे रोक लेती हैं, लेकिन उस दर्द को अपनी आंखों से बहाने से नहीं रोक पाती। शिवन्या की आंखों से बेहताश आंसू बहने लगे हैं। वह शिवानी के होठों पर शातिर मुस्कुराहट फैल जाती हैं। शिवन्या जैसे अपनी माँ से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वो अपने कदमें पीछे कर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं। अपनी माँ के इस व्यवहार पर शिवन्या तड़प उठती हैं। 2 घंटे बाद ही शिवन्या अपने ससुराल के दरवाजे पर बिना दूल्हे के अपने घर प्रवेश के इंतज़ार पर खड़ी थी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन कोई भी शिवन्या का गृह प्रवेश नहीं करा रहा था। यह देखकर रघुवीर जी गुस्से से बोलते हैं, घर की सभी औरतें ने अपनी मनमानी करने की सोच ली है क्या? अगर फुर्सत नहीं है किसी के पास तो आरती का थाला लाइए, आज हम कराएंगे अपनी बहू का गृह प्रवेश। संजना जी तेजी से दौड़कर आते हुए, मनमानी नहीं कर रहे हैं बाबूजी, बस समझ नहीं आ रहा है कैसे बहू का गृह प्रवेश कराएं। बिना दूल्हे के दुल्हन को विदा तो करा लाई, अब गृह प्रवेश भी अकेले। रघुवीर जी, तो क्या जब तक आदि नहीं आएंगे बहू दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी? संजना जी व्यथित होकर थोड़ा हिचकिचाते हुए, मेरे कहने का मतलब नहीं था बाबूजी, आदि का कुछ पता नहीं है। पहले फ़ोन नहीं उठा रहा है, अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। माँ का मन है ना, बुरे बुरे ख्याल में दिमाग में आ रहे हैं। आप जानते हैं मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं
क्यों ऐसे लग रहा है जैसे शिवन्या को ऐसे अकेले गृह प्रवेश कराएंगे तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। मेरा आदि एक बार घर आ जाए तो दोनों को साथ में गृह प्रवेश कराएंगे रघुवीर जी। लेकिन तब तक संजना जी माफ़ी चाहती हूँ बाबूजी, अगर आपको मेरी राय गलत लगे तो तब तक शिवन्या को आउट हाउस में ठहरा देते हैं। संजना जी सुबकते देखकर कामिनी जी कम मन में बोलती हैं, हो गया मदर इंडिया को मेलोड्रामा स्टार्ट। अब अपने इन आंसुओं में बहा ले जाएंगी रघुवीर रायचंद के फैसले को। सारे घर वालों को यह लगता है कि घर में रघुवीर रायचंद की हुकूमत चलती है और यह उनके बाद हमारी आंसू माँ वैदेही रायचंद की। लेकिन सारे अक्ल के अंधे हैं, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता कि यह औरत कभी रोकर कभी मुस्कुराकर जो कहती हैं वही करने के लिए सबको बाध्य कर देती हैं। रघुवीर जी, संजना बहू, पहले आप रोना बंद करिए। हमें लगता है आप ठीक कह रही हैं। जब तक आदित्य नहीं आ जाते तब तक शिवन्या को आउट हाउस में ही ठहरा दीजिए। उसी होटल के एक शानदार मगर दूसरी स्वीट में एक औरत जो देखने में बेहद ही रॉयल लग रही है, एक बेहद आरामदायक कुर्सी पर बैठ बड़े ही सुकून के साथ बैठी हुई हैं। उसके ठीक सामने दो लोग खड़े हुए थे जिन्हें वो हाथ के इशारे के सामने बैठने को बोलती हैं। उन लोगों की शक्ल में से वेशभूषा से एक पंडित लग रहे थे, जबकि दूसरा शख्स सूट बूट में था। वो औरत अपना हाथ हवा में उठाती हैं और खुद के पीछे खड़े शख्स को इशारा करती हैं। उस औरत का इशारा पाते ही वह शख्स नोटों की गड्डी लाकर सामने टेबल पर रख देता है। अब वो औरत पंडित जैसे दिखाने वाले शख्स की तरफ मुखावित होकर बोलती हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने पंडित जी, यह पूरी 5 लाख हैं आपके इनाम पंडित जी। आप अच्छे से जानते हैं यह मैंने इनामी के लिए नहीं किया है। आपका काम हो गया। आप मेरे भतीजे को बहू को छोड़ दीजिए। वो औरत कब का छोड़ दिया। आप घर जाइए पंडित जी, आप बेटे बहू आपको घर में ही मिलेंगे। हम ऐसा करना नहीं चाहते, मगर हमें डर था कि कहीं रायचंद परिवार से अपने रिश्ते के चलते आप हमारे काम को ठीक से अंजाम ना दे पाएँ तो आपके बेटे को बहू के हमारे पास रहने से हमारे और आपका दोनों के ही काम आसान हो गया। वरना हमारा कोई इरादा नहीं था आपको ऐसे तकलीफ देने का, और हम उम्मीद करते हैं कि यह सच आप किसी को नहीं बताएंगे। शादी हो चुकी है, शिवन्या रायचंद परिवार की बहू को और आदित्य की पत्नी बन चुकी हैं। वैसे भी बहुत भरोसा है ना आपको ऊपर वाले पर, और आपका मानना है कि वही होकर रहता है जो होना है। इसे भी ऐसी ही एक घटना समझकर भूल जाइए, यह सब के लिए अच्छा होगा। पंडित जी, क्या दुश्मनी है आपकी रायचंद परिवार से, क्योंकि आपने आदित्य की दुल्हन बदलवाया